हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी लिमिटेशंस ऑफ द कंपैरेटिव मेथड की। हमने बात करी कि किस प्रकार से कंपैरेटिव मेथड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी बनना एक मुश्किल काम है। आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि क्रॉस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जा रहा है और ये कैसे उन कंपैरेटिव मेथड के लिमिटेशंस को ओवरकम कर रहा है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करें। तो क्रॉस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर मतलब ये है कि जो कंपैरेटिव मेथड के अंदर लिमिटेशंस थे, किस प्रकार से उन लिमिटेशंस को आज की डेट में अप्रोचेस डिजाइन करके ओवरकम करके कैसे कंपैरेटिव मेथड को ट्रूली रियलिस्टिक बनाया जा रहा है। तो कंपैरेटिव मेथड को किस तरीके से रियलिस्टिक बनाया जा रहा है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करके अब देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो वर्ड है ये क्रॉस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि द फोकस इज टुडे ऑन ब्रॉडनिंग स्कोप ऑफ कंपैरिजन। ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ कंपैरिजन। तो जो कंपैरिजन का पूरा स्कोप है, जब हम उसको ब्रॉडन करते हैं तो उसको ब्रॉडन करने से कंपैरेटिव मेथड और रियलिस्टिक बनता है। अब ये कैसे हो रहा है? ये आज ऐसे हो रहा है कि हमारा फोकस अब जो है यूरो अमेरिकनिज्म से हट के ग्लोबल साउथ की ओर आ रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है। कंपैरेटिव मेथड में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको हमने चर्चा करके भी एनालाइज की थी वो ये थी कि मेजॉरिटी स्कॉलर्स भी यूरोपियन है। वो अपने कल्चर्स में एम्बेडेड है। वो अपने कल्चर्स में एम्बेडेड होने के कारण से एक बायस ला पा रहे हैं। तो आज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ग्लोबल लेवल पर एक शिफ्ट दिख रहा है। और वो शिफ्ट ये है कि यूरो अमेरिकनिज्म से जाकर अब हम ग्लोबल साउथ की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ के जो पर्सपेक्टिव्स हैं, पहली बात तो वो आज की डेट में आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि कंपैरेटिव मेथड आज की डेट में ग्रेजुअली इंटरडिसिप्लिनरी बन रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी बनने का मतलब ये है कि जो कंपैरेटिव मेथड है उसमें सारा फोकस आज की डेट में हमारा ये है कि हम मल्टीपल डिसिप्लिन, जैसे कि सोशियोलॉजी डिसिप्लिन हो गया, जैसे कि आज की डेट में इकोनॉमिक्स का डिसिप्लिन हो गया, एंथ्रोपोलॉजी का डिसिप्लिन हो गया, इन सारे डिसिप्लिन्स का प्रयोग हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि एक एपिस्टेमोलॉजिकल शिफ्ट है। एपिस्टेमोलॉजी जो वर्ड है ना, ये डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। एपिस्टेमोलॉजी वर्ड आता है एपिस्टीम से। एपिस्टीम का मतलब होता है नॉलेज। तो बेसिकली हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज विटनेसिंग एन एपिस्टेमोलॉजिकल शिफ्ट, यानी कि इट इज विटनेसिंग अ नॉलेज शिफ्ट। कैसे नॉलेज शिफ्ट हो रहा है? जब दूसरे डिसिप्लिन की नॉलेज को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जोड़ने से, दूसरे डिसिप्लिन की नॉलेज को लाने से क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में एक प्रकार का इस नॉलेज सिस्टम जो है वो फ्यूज होके क्रिएट हो रहा है, जो कि एक नई नॉलेज को उजागर कर रहा है। क्योंकि अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस की चर्चा नहीं हो रही है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अब हम सबसे इंपॉर्टेंटली किसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स विद सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स, स्टडिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स विद एंथ्रोपोलॉजी। तो हो क्या रहा है? एक एपिस्टीमिक एपिस्टेमोलॉजिकल नॉलेज लेवल पर, डीप लेवल पर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कंपैरेटिव मेथड जो है अब वो यूनिवर्सलिज्म से थोड़ा सा आगे बढ़कर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इंक्वायरीज की ओर जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इंक्वायरी का क्या मतलब है? पहले ऑब्जेक्टिव था कंपैरेटिव मेथड और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कि ब्रॉड पैटर्न्स ऑब्जर्व करो,
उन ब्रॉड पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके एक यूनिवर्सल पॉलिटिकल थ्योरी बनाओ। लेकिन आज की डेट में कंपैरेटिव मेथड ये बात बोल रहा है कि अब हमें ब्रॉड किसी तरीके से यूनिवर्सल लेवल पर थ्योरी बिल्डिंग नहीं करनी है। हमें अगर थ्योरी बिल्डिंग करनी है तो वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट्स में करनी है, यानी कि स्पेसिफिक इश्यूज को लेके पॉलिटिकल थ्योरी हमें बनानी है। तो अब हमें एक यूनिवर्सल पॉलिटिकल थ्योरी नहीं बनानी कि व्हाट इज एन आइडियल स्टेट, व्हाट इज अ गुड स्टेट। अब हमें ये देखना है कि किसी भी एक स्पेसिफिक इशू को टैकल करने के लिए किस प्रकार से पॉलिटिकल थ्योरी को उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को एड्रेस करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। और आज इसी रीजन से अगर आप देखो तो जब से ये शिफ्ट आया है, हम फोकस क्या कर रहे हैं आज की डेट में। हमारा फोकस अब जो पॉलिटिकल एनालिसिस का है वो इनफॉर्मल पॉलिटिक्स की ओर ज्यादा हो गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे पहले हमारा फोकस होता था खास करके फॉर्मल पॉलिटिक्स पे, लेजिस्लेचर कैसे काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम कर रहा है, जुडिशरी कैसे काम कर रही है, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिसिस के फोकस एरियाज होते थे, वहां से अब हम फोकस कर रहे हैं इनफॉर्मल पॉलिटिक्स पे, वर्नैकुलर लोकल इश्यूज पे। स्लम रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, लोग आज की डेट में पॉलिटिकल बार्गेनिंग रोड क्रिएट करने के लिए कैसे कर रहे हैं, लोग आज की डेट में पॉलिटिकल बार्गेनिंग एक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे कर रहे हैं, लोग आज की डेट में प्रोटेस्ट कैसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिजेक्टिंग एन इंडस्ट्री दैट माइट कॉज पोल्यूशन। तो हम आज की डेट में बहुत इनफॉर्मल इश्यूज के ऊपर पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं ताकि हम एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक पॉलिटिकल लेवल पर वोकेबुलरी क्रिएट कर पाएं। इसी रीजन से आप देखिए कि ये जो पूरा ट्रेडिशन है, इसमें एडवर्ड सेड बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। एडवर्ड सेड वही स्कॉलर है जिसके बारे में हमने चर्चा पहले भी की थी, जिन्होंने एक किताब लिखी है ओरिएंटलिज्म। इस किताब में उन्होंने ये बात बोली जो यहाँ इस डिबेट में रिलेवेंट है, कि उन्होंने कहा कि जितनी भी वेस्टर्न सोसाइटीज है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली थी। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी थी? वो कुछ ऐसी थी कि एडवर्ड सेड ने बोला कि वो क्या रहा है कि उन लोगों ने ईस्टर्न सोसाइटीज जो हैं उनको समझ लिया था कि वो बेसिकली बैकवर्ड हैं और एग्जॉटिक हैं। एग्जॉटिक का मतलब ये है कि भाई उनके अपने कल्चर्स हैं, वो ज़्यादा अपने कल्चर्स में व्यस्त रहते हैं, और एक जनरल टेंडेंसी कि वो सारे बैकवर्ड हैं। तो एडवर्ड सड ने कहा कि ये जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, इन्होंने ना ये एक बायस अपनी थिंकिंग में पहले ही एम्बेड कर लिया कि ये जो कंट्रीज हैं ये बैकवर्ड हैं और एक्सोटिक हैं। अब ये बायस से जब आप पॉलिटिकल थियोराइजेशन करोगे तो जाहिर सी बात है कि ये बायस पॉलिटिकल थ्योरी में भी दिखेगा। इसी रीजन से फिर आगे जाकर इस मॉडल को एडवर्ड सेड ने बोला कि हमें ओरिएंटल सोसाइटीज जो हैं, यानी कि ईस्ट की जो सोसाइटीज हैं, उनको न्यू पॉलिटिकल एनालिसिस की जरूरत है। न्यू पॉलिटिकल एनालिसिस का मतलब ये है कि उनको अपने नजरिए से देखना है कि वो चीजें कैसे देखते हैं, हमें उनके नजरिए से देखना है कि वो चीजों को कैसे एनालाइज करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा स्कॉलर अगर कोई है तो वो है पार्था चैटर्जी। पार्था चैटर्जी जो है, उन्होंने एक किताब लिखी है, और वो किताब जो उन्होंने लिखी है उसका नाम है द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स। पार्था चैटर्जी की ये वाली बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप इस चीज को समझो, पार्था चैटर्जी ने इस बुक में क्या बोला। उन्होंने कहा कि देखो, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपनाती हैं एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड सिविल सोसाइटी। वो कहती हैं कि देखो, हमारी कंट्रीज में एक सिविल सोसाइटी है, इस सिविल सोसाइटी से लोग एंगेज करते हैं, और सिविल सोसाइटी से वेस्टर्न कंट्रीज में लोग एंगेज करके अपने पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स डिमांड करते हैं। और हुआ क्या है कि पार्था चैटर्जी ने कहा कि यही वेस्टर्न कंट्रीज ने जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में भी ये सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को इम्पोज कर दिया।
जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को सिविल सोसाइटी के ग्लोबल साउथ में इम्पोज कर दिया, तो उनको अब ये लगा कि भाई ग्लोबल साउथ की जो ये कंट्रीज हैं, यहाँ पर भी जो लोग हैं वो सिविल सोसाइटी के थ्रू पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मांगेंगे। पर पार्था चैटर्जी ने कहा कि भाई ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में लड़ाई लोगों की पॉलिटिकल और सिविल राइट्स की तो है ही नहीं। पार्था चैटर्जी ने कहा कि भाई ग्लोबल साउथ में तो जो लोग हैं उनको आज की डेट में पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स करने हैं। और अगर उनको आज की डेट में पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स करने हैं, तो पार्था चैटर्जी ने कहा कि भाई वो लोग आज की डेट में सिविल सोसाइटी का यूज नहीं करते, वो लोग यूज करते हैं आज की डेट में पॉलिटिकल सोसाइटी का। तो यहां पर हुआ क्या, पहली बात तो कि पार्था चैटर्जी ने पूरे कॉन्सेप्ट को ही निगेट कर दिया अपनी नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स वाली किताब में। फ्रैगमेंट्स वाली किताब में उन्होंने कहा कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज का सिविल सोसाइटी का नोशन है, वो नोशन ग्लोबल साउथ के लिए रिलेवेंट ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की लड़ाई पॉलिटिकल सिविल राइट्स की नहीं है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स की है। अब ये लड़ाई कैसे है? अब उन्होंने ये बताया पार्था चैटर्जी ने कि भाई फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि भाई आप इंडिया का केस लो। इंडिया में क्या होता है कि पहले तो रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में आते हैं, एक स्लम बना लेते हैं, स्लम में उनकी लिविंग स्टार्ट हो जाती है। जब वो स्लम में लिविंग स्टार्ट करने लग जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि एक म्यूनिसिपैलिटी आती है और वो कहती है कि अब हम स्लम को डिमोलिश करेंगे। जब वो कहती है कि हम स्लम को डिमोलिश करेंगे, तो ये जो स्लम में रहने वाले लोग होते हैं, अब ये लोग जो हैं ये तो अनएजुकेटेड लोग हैं, इनके लिए कोई इनको अपने सिविल राइट्स और ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एटसेट्रा के बारे में तो नॉलेज है नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये म्यूनिसिपैलिटी के सामने खड़े होके प्रोटेस्ट करते हैं कि आप स्लम को डिमोलिश नहीं करोगे। इवेंचुअली क्या होता है कि जो लोकल एरिया का एमएलए है वो आता है। एमएलए आके क्या करता है कि वो लोगों को पैसिफाई करता है, वो लोगों को कहता है कि देखो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। वो लोगों को कन्विंस करता है कि आप मेरा ध्यान रखो, मैं आपका ध्यान रखूंगा, आने वाले इलेक्शन में आप मुझे वोट देना। अगर आपने मुझे वोट दिया तो मैं आपके स्लम को रेगुलराइज करा दूंगा मास्टर प्लान के तहत। लोग मान जाते हैं, लोग एमएलए को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपकमिंग इलेक्शन में। उस इलेक्शन में जब वो एमएलए जीत जाता है, तो स्लम इवेंचुअली रेगुलराइज हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, पार्था चैटर्जी कहते हैं कि इस पूरे एग्जाम्पल में जो उन्होंने अपनी बुक में दिया, वो कहते हैं कि देखो इस पूरे एग्जाम्पल में कोई भी सिविल सोसाइटी का रोल नहीं था, किसी प्रकार का कोई सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। पर यहाँ पर क्या था, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट था। वो एडजस्टमेंट क्या था, एक एडजस्टमेंट जो एमएलए के बीच और स्लम ड्वेलर्स के बीच में था। ये जो एडजस्टमेंट स्लम ड्वेलर्स और लोगों के बीच में हुआ, खास करके एमएलए के साथ, इसको कहते हैं पॉलिटिकल एडजस्टमेंट। और ये मैनिफेस्ट करता है, पार्था चैटर्जी कहते हैं, एज पार्ट ऑफ व्हाट इज नोन एज द पॉलिटिकल सोसाइटी। तो पार्था चैटर्जी क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इंडिया में किसी प्रकार की कोई सिविल सोसाइटी की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है एक पॉलिटिकल सोसाइटी की। और वो पॉलिटिकल सोसाइटी क्या है, वो पॉलिटिकल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर लोग पॉलिटिक्स के साथ एंगेज करके एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो यहां पर पार्था चैटर्जी का मानना क्या है कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में चीजें अलग हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज में सिविल सोसाइटी जो है वो पीपल और गवर्नमेंट के बीच का एक ब्रिज है। कि यहां पर सिविल सोसाइटी आएगी,
कि जो गवर्नमेंट को बेसिकली लोगों को देना है या लोगों को कुछ गवर्नमेंट से लेना है, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल प्लस सिविल राइट्स, वो चीज सिविल सोसाइटी प्रोवाइड करेगी। लेकिन एक चीज तो तय है कि ग्लोबल साउथ में पार्था चैटर्जी ने कहा कि यहाँ तो सिविल सोसाइटी नहीं बल्कि पॉलिटिकल सोसाइटी है। और पॉलिटिकल सोसाइटी में सबसे बड़ा फीचर क्या है? पॉलिटिकल एडजस्टमेंट। ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट कैसे होता है? ये होता है जब लोग पॉलिटिक्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। लोग पॉलिटिक्स के साथ क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो तय है कि अगर लोग डायरेक्टली पॉलिटिक्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि ये जो नोशन है पॉलिटिकल सोसाइटी का, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नोशन ऑफ सिविल सोसाइटी हियर। तो पार्था चैटर्जी यही कह रहे हैं कि लेट्स फोकस ऑन व्हाट द थिंग्स हैपन इन ग्लोबल साउथ। अगर ग्लोबल साउथ में पॉलिटिकल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट कामयाब है और सिविल सोसाइटी नहीं है, तो लेट्स कीप सिविल सोसाइटी की स्टडी फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज एंड लेट्स कीप द पॉलिटिकल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट फॉर ग्लोबल साउथ। तो इस नजरिए से जब आप सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल सोसाइटी का कंपैरिजन करोगे तो आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस समझ आएंगे। पार्था चैटर्जी ये कह रहे हैं कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को समझने के लिए सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी के बीच में कंपैरिजन करो, सिविल सोसाइटी को इम्पोज यहां पर मत करो। ये फर्क है। और इसी मॉडल को आगे बढ़ाया एक नए नजरिए से आशीष नंदी एंड महमूद मंदानी ने। अब आशीष नंदी महमूद मंदानी ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि भाई इंडिजीनस नॉलेज पे फोकस किया जाए। इंडिजीनस नॉलेज पे क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि यूरोपियन अमेरिकन लोगों को अपने लेंस के थ्रू ग्लोबल साउथ को नहीं देखना चाहिए। आशीष नंदी और मोहम्मद मंदानी कह रहे हैं कि भाई आपने अपने वेस्टर्न कंट्री में कोई कॉन्स्ट्रक्ट बना लिया। फॉर एग्जाम्पल आशीष नंदी कहते हैं कि भाई एक कॉन्सेप्ट है क्लास का। सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस हैं और यहाँ पर इन क्लासेस में अलग अलग प्रकार की रेसेस हैं। अब वेस्टर्न कंट्रीज की पूरी स्टडी जो है वो क्लास और रेस के फ्रेमवर्क पे होती है। लेकिन ग्लोबल साउथ में इंडिया जैसी कंट्री में प्रॉब्लम ना क्लास की है ना रेस की है, यहाँ है प्रॉब्लम कास्ट की। अब प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने क्लास कॉन्सेप्ट को और रेस के कॉन्सेप्ट को यूज करके इंडिया के अंदर कास्ट को समझने की कोशिश करते हो। तो हो क्या रहा है कि जो वेस्टर्न रेस थ्योरी है, यहां पर एक स्कॉलर और हैं जिनका नाम है राजीव मल्होत्रा। राजीव मल्होत्रा आशीष नंदी की स्टडी को सपोर्ट करते हुए क्या बोलते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अपनी रेस थ्योरी जो है जो उन्होंने वहां डेवलप करी है उसको यूज करते हैं इंडिया में कास्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो कि गलत है। क्योंकि बस रेस थ्योरी अलग है, रेस का कॉन्सेप्ट ही अलग है। और रेस थ्योरी के नजरिए से इंडिया की कास्ट प्रॉब्लम को देखना तो एक सीरियस प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप रेस थ्योरी को कास्ट को एनालाइज करने के लिए देखते हो तो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग ही गलत हो जाती है। और आज क्या हो रहा है? आज यही हो रहा है। राजीव मल्होत्रा कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस नजरिए से ब्लैक्स वर्सेस वाइट को अमेरिका में देखा जाता है उसी नजरिए से इंडिया में एक ब्राह्मण वर्सेस शूद्रा को देखा जाता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से राजीव मल्होत्रा कहते हैं कि वहां के जो वाइट लोग हैं वो देखते हैं कि भाई हमारे इक्विवेलेंट इंडिया में जो है वो है ब्राह्मण। और यहाँ पर जो ब्लैक लोग हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, उनको इंडिया में शूद्रा के बराबर देखा जाता है यहाँ पर।
ये है वेस्टर्न रेस थ्योरी को यूज करके कास्ट को अंडरस्टैंड करने का लॉजिक। क्योंकि आपके यहाँ पर ब्लैक वर्सेस व्हाइट प्रॉब्लम है, तो आपने वो ब्लैक वर्सेस व्हाइट को यूनिवर्सल फ्रेमवर्क बना के अब पूरे वर्ल्ड में देखना है। अब इंडिया में जब आप कास्ट प्रॉब्लम को देख रहे हो, तो आप इंडिया के कास्ट डायनेमिक्स को नहीं समझ रहे हो कि यहाँ कास्ट डायनेमिक्स इवॉल्व कैसे हुए, कैसे फंक्शन करते हैं। आप ये देख रहे हो कि इंडिया में ये जो कास्ट डायनेमिक्स हैं, इनको मैं ब्लैक वर्सेस व्हाइट थ्योरी में कैसे पेश करके दिखाऊं। क्योंकि मेरे दिमाग में ब्लैक वर्सेस व्हाइट रेस थ्योरी का फ्रेमवर्क है, मुझे अब वही ब्लैक वर्सेस व्हाइट थ्योरी का फ्रेमवर्क यहाँ अपनाना है। इस रीजन से आप देखिए कि क्लिफोर्ड गर्ड्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। क्लिफोर्ड गर्ड्स ने एक बात ये बोली कि बिफोर जजिंग अदर्स पॉलिटिक्स, एग्जामिन द पॉलिटिकल कल्चर फर्स्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लिफोर्ड गर्ड्स ने बोला कि दूसरों की पॉलिटिक्स को जज करने से पहले आप उनके पॉलिटिकल कल्चर को समझिए। यानी कि क्लिफोर्ड गर्ड्स की थ्योरी ये कहती है कि जैसे आज की डेट में लोग कहते हैं कि इंडिया में, बिहार में, यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स होती है, तो वेस्टर्न कंट्रीज क्या करती हैं कि वो इस कास्ट पॉलिटिक्स को नेगेटिव नजरिए से देखती हैं। तो क्लिफोर्ड गर्ड्स क्या कह रहा है? क्लिफोर्ड गर्ड्स कह रहा है कि बॉस, आप इनकी कास्ट पॉलिटिक्स को नेगेटिव नजरिए से देखने से पहले ये समझो कि इनका पॉलिटिकल कल्चर डिजाइन ही वैसे हुआ है। तो क्लिफोर्ड गर्ड्स का मानना ये है कि डोंट हैव इन बायसेस इन एडवांस, स्टडी द लोकल कल्चर, स्टडी their particular culture as to why that problem exists there and how it manifests in the political dynamics। तो यहां पर जितने भी अभी तक हमने ये स्कॉलर्स की चर्चा करी, जितने भी हमने क्रॉस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन में ये चीजों की चर्चा करी, इससे एक चीज तो आपको अब क्लियर हो गई होगी कि पूरे के पूरे क्रॉस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन का, चाहे वो पार्था चैटर्जी हो, आशीष नंदी हो या क्लिफर्ड गर्ड्स हो, इन सबका ऑब्जेक्टिव और फोकस केवल एक है। और फोकस ये है कि ग्लोबल साउथ को ग्लोबल साउथ के नजरिए से समझो, वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट्स को यहाँ पर इम्पोज मत करो, वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट्स को वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट समझने में प्रयोग करो। इनके अपने कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, जो पार्था चैटर्जी ने बोला, जैसे पॉलिटिकल सोसाइटी वर्सेस सिविल सोसाइटी, और इनको जज मत करो, अपने लेंसेज और अपनी थ्योरीज को यहाँ पर मत अपनाओ। तो आज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, वो इस नजरिए पे, इस पॉइंट पे आ चुकी है कि वो नॉट ओनली मल्टीपल डिसिप्लिन्स का प्रयोग कर रही है, बल्कि वो साथ ही में ये भी इंश्योर कर रही है कि ग्लोबल साउथ के जो कंटेक्चुअल चीजें हैं, उनको हम ग्लोबल साउथ के कॉन्टेक्स्ट में समझें। इसमें अब टाइम लगेगा सिविल सोसाइटी से पॉलिटिकल सोसाइटी आने में। इंडिया में जो आज की डेट में कास्ट प्रॉब्लम है, उसको वेस्टर्न रेस थ्योरी के हिसाब से ना समझने में, इंडिया में इलेक्शन डायनेमिक्स में कास्ट फैक्टर को नेगेटिवली ना देखने में टाइम लगेगा। पर ऑल दी स्कॉलर्स हैव एटलीस्ट पुश्ड द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन दैट डायरेक्शन। आई होप ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो अच्छे से इसको कंसोलिडेट मेमोराइज कीजिएगा। फिर मैं बोलूंगा, एथिक्स में थ्योरी प्लस केस स्टडीज अच्छे से करते रहिएगा। वहां पर मार्क्स खींचने की बहुत सीवियर आवश्यकता है। क्लास में जो मैं आपको एथिक्स में करा रहा हूँ, उसके बियॉन्ड आपको करने की कोई चीज आवश्यकता नहीं है। आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। और जीएस में आंसर राइटिंग जरूर करिएगा, उसको निग्लेक्ट मत करिएगा। बच्चे अच्छे से यहाँ पर टाइम बाउंड मैनर में अब लिखना स्टार्ट कर चुके हैं, उनको चीज़ें प्रोसेस भी हो रही हैं और उनके फ्रेमवर्क्स भी अब क्लियर बन रहे हैं। एंड लास्टली, डोंट निग्लेक्ट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मैं क्लास में आपको ऑलरेडी पढ़ा ही रहा हूँ कि किस तरीके से हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी है और मल्टीपल डिसिप्लिन्स को साथ में फ्यूज करके पढ़ना है। अभी जो हमने करंट अफेयर्स की क्लासों में हाल ही में एथिक्स के करंट अफेयर्स किए हैं, फ्रॉम जनवरी टिल जुलाई, वो बच्चों को बहुत फायदेमंद हुए हैं, क्योंकि जितने भी इश्यूज थे उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एथिक्स की केस स्टडीज आपकी बन सकती हैं। तो ये करंट अफेयर्स का एथिक्स में अमेलगमेशन। तो ये आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि
आपका एग्जाम, और आप आईएएस बनोगे केवल और केवल आपके एथिक्स, कमांड ओवर करंट अफेयर्स, जीएस की इफेक्टिव आंसर राइटिंग, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, ऑप्शनल और ऐसे, इन सब चीज़ों पे मास्टरी करते रहिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करते हैं आगे।